जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे वर्णिकवाद क्या होता है। ठीक है, वर्णिकवाद क्या होता है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब इसका पतन कैसे हुआ, और सब का सब इसी लेक्चर में हम आप लोग को बता देंगे प्यारे बच्चों, क्या वर्णिकवाद क्या होता है। ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक पे। वर्णिकवाद होता क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मर्केंटलिज्म। क्या कहते हैं? मर्केंटलिज्म। ठीक है, मर्केंटलिज्म। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मर्केंटलिज्म। इसे इंग्लिश में कहते हैं मर्केंटलिज्म। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये ठीक है, एक क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम चलते हैं। ये मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग में, मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के बीच, 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो विचार पनप रहे थे, विचार चल रहा था, उसी को हम वर्णिकवाद के नाम से पुकारा गया, या उसी को हम वर्णिकवाद कहते हैं। क्या हुआ प्यारे बच्चों, 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो वहां के मतलब लोग थे, उनका आर्थिक विचार था, उसी को हम वर्णिकवाद कहते हैं, उसी के नाम से पुकारते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब एक हम परिभाषा देकर आप लोग को और बेहतर से समझा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा के अनुसार से, ठीक है, वर्णिकवाद, ठीक है, वर्णिकवाद क्या है, वर्णिकवाद क्या है, ठीक है, वर्णिकवाद क्या है, वर्णिकवाद क्या है प्यारे बच्चों, विभिन्न देशों, ठीक है, विभिन्न विभिन्न देशों, विभिन्न देशों के व्यक्तियों के, विभिन्न देशों के व्यक्तियों के विचारों के विभिन्न देशों व्यक्तियों के विचारों के सामूहिक अध्ययन, ठीक है, सामूहिक अध्ययन, ठीक है, सामूहिक अध्ययन को, सामूहिक अध्ययन को ही ठीक है, क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के व्यक्तियों के विचारों के सामूहिक अध्ययन को ही वर्णिकवाद कहते हैं। अब ये विभिन्न देश कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, उसके बारे में बताते हैं। विभिन्न देश जैसे जैसे मान लीजिए जर्मनी, जर्मनी, यूरोप, ठीक है, इटली, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ये आज देश के बीच जो विचार पनप रहे थे, इन विभिन्न देशों के अंतर्गत जो विचार पनप रहे थे, इनके जो वहाँ के व्यक्ति थे, उनके सामूहिक अध्ययन, उनका जो मत था, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णिकवाद कहते हैं। भैया इतना अच्छे भाषा में समझा दिए, फिर भी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, उसी को क्या कहते हैं, वर्णिकवाद कहते हैं। विभिन्न देशों के द्वारा, ठीक है, विभिन्न देशों के व्यक्तियों के विचारों के सामूहिक अध्ययन को क्या कहते हैं, वर्णिकवाद कहते हैं। वर्णिकवाद कब आया? मध्य युग के 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ये आया। इसी को क्या कहते हैं, वर्णिकवाद, या इंग्लिश में मर्केंटलिज्म कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, ये परिभाषा हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, चलो इसे मिटाते हैं, अब आगे बताते हैं आप लोग को। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं समझ रहा हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को, लेकिन ये लिख दे भैया, सन लिख देना है तो आप लोग और भुला जाएंगे। 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, ठीक है, के मध्य आया था, के मध्य,
ठीक है, ये यार, ठीक है, ये अगर ऊपर से अगर आपको याद रहता है यहाँ तक तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब वार्डकवाद लागू कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? वार्डकवाद क्यों लागू किया जाता है? किसी भी देश में वार्डकवाद क्यों लागू किया जाता है? ठीक है, वार्डकवाद क्यों लागू किया जाता है? किसी देश की ठीक है, किसी देश की संपत्ति में वृद्धि, ठीक है, संपत्ति में वृद्धि अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है, किसी देश की संपत्ति अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है, किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया क्यों लागू किया जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, वहां के मतलब कृषि, व्यापार, फसल, ठीक है, आदि में बढ़ोतरी के लिए भी लागू किया जाता है। और किस लिए लागू किया जाता है? राष्ट्रीय आय, तो हम वहां की संपत्ति में सब कुछ आ जाता है और वहां की मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए ही लागू किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वार्डकवाद या मर्केंटलिज्म कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? वार्डकवाद या मर्केंटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और चलते हैं अनेक देश में इसका क्या किस किस नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, अनेक देश में इसे किस किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, हेडिंग बना देंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा हेडिंग बताते हैं आप लोग को वार्डकवाद के। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा? वार्डकवाद के अनेक नेम, अनेक देश में वार्डकवाद के अनेक देश में अनेक नाम है। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है ये मेन हेडिंग है वार्डकवाद के। ठीक है, वार्डकवाद के अनेक देश में अनेक नाम है। अब भैया अनेक देश में अनेक नाम, कौन कौन देश में क्या क्या नाम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे चलते हैं नंबर 1 पे आता है कालवटवाद। ठीक है, यहाँ ये नहीं रहेगा, हुआ रहेगा हुआ। ठीक है, कालवेट। ठीक है, अनेक देश में अनेक नाम इसके हैं। क्या हुआ? ठीक है, अनेक देश में अनेक इसके नाम है, कोई नहीं मतलब चलो फिर से लिख देते हैं, बढ़िया लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आता है कालवर्टवाद। कालवर्टवाद क्या है? अब ये क्या है प्यारे बच्चों? फ्रांस के वित्त मंत्री क्या थे? फ्रांस के वित्त मंत्री के उनके सामूहिक नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। क्या हुआ था? कालवर्टवाद किस नाम से पड़ा है? फ्रांस के
वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री के नाम पर ही काल्बर्टवाद नाम पड़ा है। ठीक है, काल्बर्टवाद नाम किस लिए पड़ा है? फ्रांस के एक वित्त मंत्री थे भैया, उन्हीं के नाम पर इस देश में मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद को काल्वर्ट, ठीक है, काल्वर्टवाद कहते हैं, काल्वर्टवाद कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, समझते हैं यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं सेकंड पॉइंट में, ठीक है, वाणिज्यवाद नहीं वाणिज्यवाद। ठीक है, वाणिज्यवाद के बाद में हम चलते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं। अब भैया ये वाणिज्यवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन में इसे वाणिज्यवाद को, ठीक है, ब्रिटेन में वाणिज्यवाद को किस नाम से जाना जाता है भैया? वाणिज्यवाद के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य मतलब जानते हैं बड़ा, वाणिज्य के पर वाणिज्यवाद के नाम पे जाना जाता है। अब ये क्यों माना है वाणिज्यवाद के नाम पे क्यों माना जाता है? वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य के नाम पे क्यों जाना जाता है? यहाँ क्या होते हैं? बड़े बड़े व्यापार, ठीक है, उद्योग के बड़े कारखाने हैं, यहाँ क्या है? बड़े बड़े कारखाने हैं, उसी के नाम पर इसे, ठीक है, क्या कहते हैं? वाणिज्यवाद के भी नाम से जाने जाते हैं, वाणिज्यिक के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें जरूर पूछिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत रहेगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा बहुत छोटा इसलिए मिटाना पड़ता है, बार बार मिटा दें। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या चलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? केमलवाद। क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? केमलवाद है, ठीक है। पॉइंट 2, ठीक है, 2 पे क्या था? क्या था? वाणिज्यवाद, ठीक है। अब पॉइंट 3 चलते हैं, केमलवाद, ठीक है। क्या हुआ प्यारे बच्चों? केमरलवाद, ठीक है, केमरलवाद। केमरलवाद के अंतर्गत हम आप लोग को बताते हैं, हाँ, अब ये हम आप लोग को बताते हैं, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गए थे। अब हम आप लोग को बताते हैं केमलवाद इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा प्यारे बच्चों? इस नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत, नीति के अंतर्गत सरकारी खजानों में क्या किया गया? वृद्धि किया गया। सरकारी खजानों में वृद्धि की गई, वृद्धि की गई।
वृद्धि कीजिए, इसलिए इसे ठीक है कैमरलवाद कहते हैं, कैमरलवाद कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कैमरलवाद भी कहते हैं। ठीक है, कैमरलवाद भी कहते हैं। और किस देश में कहते हैं? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। किस देश में? जर्मनी अथवा ऑस्ट्रेलिया में, अथवा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया गलत लिखा, वो बिंदी पड़ गई, ऑस्ट्रेलिया, इस पे एक रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में से कैमलवाद के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों? इस जो ये नीति बनाई गई उसके अंतर्गत सरकारी खजानों में वृद्धि की जाने की वजह से इसे हम कैमरलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैमरलवाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल 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 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे वीडियो बनाना। ठीक है, औपचारिक समझे इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट या दिक्कत नहीं। अब लास्ट पॉइंट चलते हैं, एक और बताते हैं, धातुवाद। धातुवाद क्या है प्यारे बच्चों? धातुवाद के अंतर्गत जो ये वर्णिकवाद आया उसमें मूल्यवान पदार्थों को, मतलब मूल्यवान चीज को बहुत महत्व दिया जाता था, मूल्यवान चीज को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए उसे हम धातुवाद के नाम से जाने जाते हैं। धातुवाद के अंतर्गत देखो, सोना, चांदी, ठीक है, सोना, चांदी, रजत, राजत आदि की महत्व थी। आज के महागा इसे धातुवाद के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे धातुवाद के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइए। इसमें क्या हुआ, धातुवाद इसलिए इसका नाम पड़ा है, इसमें मूल्यवान पदार्थों की मतलब ज्यादा महत्व देते थे, सोना, चांदी, जवाहरात, हीरा। ठीक है, इसलिए इसे धातुवाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल 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 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आप लोग को क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, ये बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कालवर्टवाद, वाणिज्यवाद, कैमरलवाद, धातुवाद, ये 4 नाम हैं। ठीक है, किस किस देश में किस किस नाम से जाना जाता है वो भी हम आप लोग को बता दिए हैं। अब भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचकिचाहट। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो ठीक है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम तो लाइव क्लास तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं, इसके आगे में थोड़ा बताते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं बनेगा वीडियो और ज़्यादा। ठीक है, ये मिटाते हैं, आगे बताते हैं आप लोग को। ये तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, और आगे हम आप लोग को बताते हैं। अरे यार, हेडिंग ही मिटा दी है। चलो ठीक है, हेडिंग फिर से लिख देंगे। मैं हेडिंग नहीं मिटाया जाता लेकिन मिटा दिए। चलो वो हेडिंग फिर से कर देंगे अभी। ठीक है, ठीक है, वर्णिकवाद क्या है? ठीक है, अब क्या हुआ, वर्णिकवाद को जन्म देने वाली परिस्थितियां क्या है, मतलब क्या कारण थे कि वर्णिकवाद को उदय होना पड़ा। ठीक है, परिस्थितियां क्या है? ठीक है, वर्णिकवाद को जन्म देने वाली परिस्थितियां क्या है?
ये हेडिंग रहेगा वाणिज्यवाद को जन्म देने वाली, ठीक है, जन्म देने वाली परिस्थितियां क्या हैं। परिस्थितियां क्या हैं, क्या कारण थे कि मतलब वाणिज्यवाद का उदय हुआ, मतलब क्या कारण थे कि वाणिज्यवाद को उदय होना पड़ा, इसकी मतलब क्या परिस्थिति थी, क्या लोग की मतलब समस्या थी कि वाणिज्यवाद को उदय होना पड़ा। काफी रात हो गया है, 2 बज रहे हैं रात में, फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। नींद भी आ रहा है, फिर भी हम चैप्टर खत्म करके तभी सोएंगे, ठीक है। काफी रात हो चुकी है, फिर भी हम आप लोग को पढ़ा देंगे। हालांकि हम सोते ही नहीं है 3 बजे तक, 3 ही बजे सोते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आपको वाणिज्यवाद को जन्म देने वाली परिस्थितियां क्या क्या हैं। अब भैया इसमें दो ही आते हैं, कौन कौन से, आर्थिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां। आर्थिक परिस्थितियां में क्या आती है और राजनीतिक परिस्थितियां में के अंतर्गत क्या आती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्थिक परिस्थितियां, ठीक है, अब एक पॉइंट ये बनेगा आर्थिक परिस्थितियां, ये मेन पॉइंट है। आर्थिक परिस्थितियां, क्या हुआ, आर्थिक परिस्थितियां, ठीक है। आर्थिक परिस्थिति, अब आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, चलते हैं, चलो ठीक है, नाम देते हैं ये में, ठीक है। समांतवादी क्या था, ठीक है, ठीक है, समानता, ठीक है, समांतवादी अर्थव्यवस्था, समांतवादी अर्थव्यवस्था क्या है, अब ये इसी के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। समांतवादी अर्थव्यवस्था वह है प्यारे बच्चों जिसमें क्या होता था, कृषि को ही महत्व दिया जाता था। समांतवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब बता देते हैं, ज्यादा लिखेंगे नहीं। समांतवादी अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि को उच्च महत्व दिया जाता था तथा व्यापारिक फसलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। कृषि को ही महत्व दिया जाता था, व्यापारिक फसलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ये पुराने तरह की अर्थव्यवस्था है जिसे कहते हैं समांतवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समांतवादी अर्थव्यवस्था। अब ये भी एक प्रमुख कारण हो गया आर्थिक परिस्थितियों में, ठीक है। अब इसमें व्यापारिक फसल नहीं उगाए जाते थे, केवल कृषि पर ज्यादा ही फोकस किया जाता था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है ये उपनिवेशों की खोज, उपनिवेशों की खोज क्या है प्यारे बच्चों। अब उपनिवेशों की द्वीप महाद्वीप की जब खोज हुई तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने लगे। अब मान लीजिए 1497 में, हालांकि 1497 या 98 है, जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप की खोज की। अब क्या हुआ, एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश में क्या किया जाए, आयात निर्यात करने लगी, जिससे व्यापार क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो गया। ये भी आर्थिक परिस्थितियां के अंतर्गत आती है, ठीक है। उपनिवेश के अंतर्गत मतलब जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया तो इससे क्या हुआ, जो व्यापार का स्तर था वो ऊंचे लेवल पे गया, ऊंचे लेवल पे जाने के कारण व्यापार अंतरराष्ट्रीय पर हो गया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी सी पॉइंट में क्या आता है, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली,
अब बैंकिंग प्रणाली क्या होती है प्यारे बच्चों, अब हम अपने भाषा में समझाते हैं। बैंकिंग प्रणाली वह होती है जिसके अंतर्गत अगर कोई छोटा मोटा उद्योग खोलना चाहता है तो वो बैंक से कर्जा लेकर उद्योग को खोल सकता है। ठीक है, किस पे सरकार कम इंटरेस्ट लेती है, कम ब्याज लेती है। इसलिए बैंक सस्ता मतलब बैंक प्रणाली का मतलब स्थापना की गई कि लोग निवेश कर सकें। ठीक है, निवेश कर सकें और मतलब जब काम लगे तो ब्याज या कर्ज भी बैंक से ले सकें, बैंक से कर्ज ले सकें और इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर सकें। इसलिए क्या हुआ, बैंकिंग प्रणाली की स्थापना हुई। आर्थिक परिस्थितियां के अंतर्गत आपको लोग को पढ़ा रहे हैं ये बी सी डी देकर, जब हम दूसरा पढ़ाएंगे तो आप लोग को हम बताएंगे क्या हुआ। ठीक है, ये इसकी स्थापना। अब चौथा पॉइंट ए बी सी डी, डी आता है मुद्रा का आविष्कार। मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आप तो लोग सुने होंगे पहले जो थे वाटर सिस्टम था या वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था, अभी हालांकि अभी गांव में चलता है, आप किसी को गेहूं देकर या सब्जी ले लीजिए या किसी के बदले ले लीजिए आप, मतलब तो इससे क्या हुआ, बहुत कठिनाई आने लगी लोगों को। अगर कोई मतलब लेबर पूरा दिन पे काम करता है तो उसे कैसे मतलब आप ये जैसे एक दिन में वो मतलब इतना काम करता है तो आप मापने में उसे दिक्कत होने लगी। तो क्या हुआ, वस्तु मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। अगर कोई व्यक्ति अगर मतलब मान लीजिए ये मार्कर है, अगर ये 10 रुपए का है तो आप गेहूं में कितना है इसे तोल सकते हैं, माप नहीं सकते ना, ज्यादातर बहुत कठिनाइयां होती थी। तो आप उसे 10 रुपया पेमेंट करके आप इसे ले सकते हैं, 10 रुपया उसे अदा कर आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इससे आसानी हुई लोगों को और व्यापार उद्योग और बढ़ा। इसलिए क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ प्यारे बच्चों, मुद्रा का आविष्कार हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली की समाप्ति हुई। ठीक है, ये हालांकि बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो आता है मुद्रास्फीति, ये आला। ठीक है, ये पॉइंट में आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति स्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आया। उस मध्य क्या हुआ प्यारे बच्चों, यूरोप में क्या हुआ, वस्तुएं मतलब उत्पादन हो चुकी थी, उनकी कीमत खूब तीव्र गति से बढ़ी। तीव्र गति के बढ़ने के कारण वहां के लोग बहुत कमाए, जो वहां के मतलब वहां के मतलब पूंजीवाद थे लोग थे, और मतलब जो मतलब बड़े बड़े उद्योग व्यापारी थे वो बहुत धन कमा लिए। इसमें घाटा क्या हुआ, सरकार का घाटा हुआ, जिसमें लोगों को बेरोजगार झेलना पड़ा और अन्य भी आते हैं। ठीक है, ये थी आर्थिक परिस्थितियां के अंतर्गत ये 4 कारण, ए बी सी डी ई। ठीक है, नहीं 5 है पहले, 5। ठीक है, ये प्रमुख कारण थी। ठीक है, वर्णिकवाद को जन्म देने के लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आया भी समझ में कि नहीं आया, नहीं आया होगा फिर भी हमसे आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आप लोग को। ठीक है, मिटाते हैं और आगे चलते हैं। हाँ, मिटा दे भैया और आगे चलते हैं। और राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत आप लोग को कुछ पढ़ा है। अरे यार चलो ठीक है, ये मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जन्म देने वाला तो हम तो पढ़ा चुके हैं, मतलब कि मतलब वाणिज्यवाद को जन्म देने वाली परिस्थितियां क्या थी, क्या कारण थे कि मतलब वाणिज्यवाद का उद्भव होना जरूरी था। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब राजनीतिक परिस्थितियां के अंतर्गत चलते हैं। पॉइंट 2 आता है राजनीतिक परिस्थिति। ठीक है,
जाता है राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत। अब राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत आता है, एक होता है आंतरिक कला, ये डालते हैं ये कला, आंतरिक कला। अब आंतरिक कला के अंतर्गत वह होता है प्यारे बच्चों जो सर्वोच्च अधिकारी थे, मतलब कर वसूली करने वाले, सर्वोच्च अधिकारी थे जो राजा के कर वसूली करने वाले, वो क्या हुए, विलासिता में बाज गए, ठीक है, विलासिता में लुप्त हो गए। मतलब वो धीरे 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 लोगों के पास कर लगाते गए, उन्हें अपने जेब से तो पैसा देना नहीं, विलासिता मतलब लग्जरी जीवन जीने लगे, इसलिए क्या हुआ, ठीक है, लग्जरी जीवन जीने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, आंतरिक कला के अंतर्गत जो लग्जरी जीवन जीने लगे लोग, तो उससे क्या हुआ, वहां के लोग परेशान होने लगे। अब वो भैया उतना कर दे रहे हैं, मतलब वो पेट भर भोजन नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, वहां के लोग, जनता लोग वहां के परेशान होने लगे, ठीक है, परेशान हो गए। सर्वोच्च अधिकारी जो थे विलासिता में डूब गए, धीरे धीरे लग्जरी जीवन जीने लगे, अपना खाने पीने के लिए मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कला, ठीक है, कर वसूली करते थे, आंतरिक कला के अंदर वो कर वसूली करते थे और अपने पास रखते थे, ज्यादातर वो हिस्सा मतलब सरकार के पास नहीं जा पाती थी, इससे वहां की जनता की और दुखदाई बढ़ गया, वहां की दुख और बढ़ गई, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा आंतरिक कला, ठीक है, आंतरिक कला ठीक आ गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट है बी वाला, ठीक है, बी वाला क्या है, बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण। अब क्या हुआ, ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत ये बाह्य आक्रमण या बाहर से जब आक्रमण हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, राजाओं में धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो विलासिता में डूब गए, तब एक देश से दूसरे देश, मतलब एक राज्य से दूसरा राजा जब आक्रमण किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके मूल्यवान पदार्थ थे, मूल्यवान पदार्थ सोना चांदी क्या हुआ, खपत हो गया, मतलब उसी में, मतलब कुछ युद्ध में खपत हो गया, तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं बचा, तो जनता को क्या खिलाए पिलाएंगे, इसलिए वहां के वाणिज्यवाद में इसका पतन धीरे धीरे पतन होने लगा, क्या हुआ, पतन होने लगा, क्योंकि इनके पास तो उतनी जो मतलब मूल्यवान चीज रखे थे, उनके पास तो बचा ही नहीं था, इसलिए इसका पतन होने लगा। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा। अब एक ये आता है धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां, ठीक है, ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत बहुत ही बड़ा है, इसके बारे में हम ज्यादा आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जब तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, देख लीजिए 2:30 बज रहे हैं, फिर भी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, और आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है, कोई वर्ड ना समझ में आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हैं, और जो वीडियो चाहिए उस पर आप लोग, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जब तक के लिए।